Welcome back to the student. Now we will discuss the pre-stressed concrete. Pre-stressed concrete ये जो है आपकी लास्ट यूनिट है आरसीसी डिजाइन की। और प्री स्ट्रेस कंक्रीट्स में आपको जो इसमें स्टडी करना है वो केवल थ्योरेटिकल पार्ट ही हमें स्टडी करना है। इससे आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं वो आपके डिप्लोमा के कोर्स में। तो आपको केवल ये पढ़ना है व्हाट इज प्री स्ट्रेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, व्हाट आर द advantages and disadvantages of pre-stressing, and what are the losses due to pre-stressing. So first of all you have to know what is pre-stress किस कहते किसको। तो if a steel reinforcement provided in a concrete is applied a force and is anchored after getting an elongation of delta L, now force is removed। तो इसमें आपकी जो प्री स्ट्रेस नाम से आपको समझ में आ रहा है, जो स्ट्रेस इस जो होती है कंक्रीट में वो हम पहले डेवलप कर लेते हैं। तो स्ट्रेन इन स्टील जो होती है, स्ट्रेन इन स्टील को हम अब साइलम से डिनोट करते हैं डेल्टा एल बाई एल। एल इज योर ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्टील एंड डेल्टा एल इज द elongation of steel due to the applied force. Now it comes to the definition. Pre-stress. Pre-stress concrete is one in which there have been introduced internal stresses of such magnitude and distribution that stresses caused due to external loading are counterbalanced up to a desired degree as per ACI कमेटी ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ये जो आपकी डिफिनीशन दी हुई है वो आपकी ACI कमेटी ऑफ प्री स्ट्रेस, ACI जो है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सॉरी अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होती है जी? ये आपकी वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रेस जो है कंक्रीट में वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं, जिससे कि आपकी अगर आपके उस पर एक्सटर्नल लोडिंग आ ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जी कितनी लोडिंग्स की आएगी उतना ही स्ट्रेस हम उस कंक्रीट में पहले डेवलप कर देते हैं, जिससे कि उस लोडिंग को वो काउंटर बैलेंस कर ले। यहाँ आप देख रहे हैं, सपोज करिए ये हमारा जो है ये कोई हमारी प्री स्ट्रेस बीम है जिसकी क्रॉस सेक्शन आपकी जो है बी विड्थ है और उसकी डी आपकी डेप्थ है, और न्यूट्रल एक्सिस आपकी ये जो है न्यूट्रल एक्सिस हमने दिखा रखा है। और इसमें जो टेंडेंस बार जो है स्टील जो है वो हम न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आपकी ई इसेंट्रिसिटी पे हम लोड्स को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ हमने टेंडेंस डाल दिया, रेनफोर्समेंट डाल दिया, और ये आपकी देख रहे हैं दोनों साइड से हम इसमें फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और इस ब्लॉक में हम स्ट्रेस को डेवलप करना चाह रहे हैं। तो आपकी ये जो डायग्राम होगी ये तो आपकी सिंपल आपकी हो गई बीम की विड्थ और डेप्थ। इस प्री स्ट्रेस की वजह से आपकी स्ट्रेस जो होगी ये आपकी फोर्स अप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये आपकी पॉजिटिव होगी। और ये आपकी जो डायग्राम होगी ड्यू टू दी इसेंट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं लोड जो हम अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो न्यूट्रल एक्सिस से ई इसेंट्रिसिटी पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो होगा आपकी P इंटू ई बाई आई इंटू वाई। और ये आपकी बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेसेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट्स की वजह से आपकी स्ट्रेसेस क्या होंगी, ये भी आपकी अगेन रेक्टेंगुलर होगी एम आई इंटू वाई। और फाइनल स्ट्रेसेस जो होगी वो आपकी ट्रायंगुलर फॉर्म में होगी। तो ये तो अगर आपकी न्यूट्रल एक्सिस से नीचे हम सर्टेन डिस्टेंस पे अगर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो सिमिलरली आपकी ये सेम आपकी कंक्रीट की ब्लॉक्स है जी, इसकी विड्थ बी है और डेप्थ डी है। न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहाँ देख रहे हैं आपकी ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो इसमें आपकी जो फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं, बार्स जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो फोर्स अप्लाइड बाय एरिया या ये जो स्ट्रेस डायग्राम होगा स्ट्रेसेस ड्यू टू फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, ये तो आपकी सिमिलर एज इट इज होगी।
और ये आपकी स्ट्रेसेस ड्यू टू दी प्री स्ट्रेस की वजह से हमारी जो डायग्राम होगी ये अगेन आपकी ट्रायंगुलर होगी। ऊपर हमारा अप्लाई कर रहे ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव होगा। यहाँ आप देखिए जहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिस जगह तो वहाँ आपकी ये पॉजिटिव होगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी ये निगेटिव होगी। तो सेम आपकी यहाँ पे है मोमेंट्स के केस में आपकी जो है ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। यहाँ पे आपकी कहाँ थी, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव थी। मोमेंट्स की डायरेक्शन आपकी जो है नीचे की तरफ है और फाइनल स्ट्रेस डायग्राम जो होगा वो आपके ट्रायंगुलर फॉर्म में होगी। नाउ प्री स्ट्रेस क्या होता है? प्री स्ट्रेस इज नेसेसरी फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड कंक्रीट। जब आपकी हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट हमें डेवलप करनी हो, कभी भी जब हम प्री स्ट्रेसिंग शुरू करते हैं तो प्री स्ट्रेसिंग के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आपकी डेवलप की जाती है वो M30 एंड एबव ग्रेड के लिए ही हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट्स को यूज करते हैं। स्टील, इन केस ऑफ स्टील लॉसेज आर वेरी हाई। स्टील में आपको पता है कि लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। ओनली ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज लॉसेज ऑफ स्ट्रेंथ जो होती है वो 0.008 होती है। तो आपकी लॉसेज ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज इन स्टील, तो यहाँ पे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी आ जाएगी टोटल लॉसेज ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज। क्रीप आपकी क्या होती है? क्रीप इज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ एनी मेंबर। जब हम किसी मेंबर पे लोड लगाते हैं तो ये हमारी जो होती है टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर होती है। तो उसकी टाइम के साथ साथ जब स्ट्रक्चर में आपके परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है और ये डिफॉर्मेशन आपकी ज़्यादा लार्ज नहीं होती तो इसको हम बोलते हैं क्रीप। और श्रिंकेज क्या होती है? श्रिंक होना ड्यू टू दी टेम्परेचर चेंज। सपोज करिए आपकी टेम्परेचर अभी आपकी ज़्यादा है फिर आपकी टेम्परेचर कम हुई तो ड्यू टू दी वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर जो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो आपकी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का होता है। तो एट ए सर्टेन टाइम आपकी क्या होती है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो श्रिंक कर जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी उसकी स्ट्रेस जो भी होती है वो आपकी लॉस हो जाती है। तो यहाँ कह रहा है दी लॉसेज शुड नॉट बी मोर दैट इज 10 to 20% ऑफ इनिशियल स्ट्रेस। अगर किसी भी आपकी इस कंक्रीट में हम स्ट्रेस को डेवलप कर रहे हैं तो जितनी भी स्ट्रेस होगी तो आपकी जब हम लॉसेज चेक करते हैं तो वो लॉसेज हमारे 10 से 20% से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो उसको हम यूज नहीं करें। इनिशियल स्ट्रेस रिक्वायर्ड जो होती है प्री स्ट्रेस के लिए 1000 से 2000 न्यूटन पर mm²। आपने देखा होगा केवल कंक्रीट की ग्रेड हमारी कितनी, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी होती है? 415 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम 500 तक होती है कंक्रीट की आपकी स्ट्रेंथ 30-40 न्यूटन। बट जब हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट्स को यूज करते हैं तो उसमें जो इनिशियल स्ट्रेस आपकी जो जरूरत होती है वो आपकी 1000 से 2000 न्यूटन पर mm² होती है। ड्यू टू एबव रीजन वी नीड ए वेरी हाई स्ट्रेंथ स्टील फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट। जब हमें इस स्ट्रेस की ज़रूरत है तो इसके लिए आपकी हमें क्या करना होगा? हाई स्ट्रेंथ स्टील की रिक्वायरमेंट्स होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, बंचेज ऑफ रेनफोर्समेंट समटाइम्स यूज करते हैं कि कई रेनफोर्समेंट को हम एक बंच में बांध के, या आपके मोटे मोटे टेंडन्स होते हैं जिसमें आपके कई वायर्स जो होते हैं एक दूसरे से आपके एक बंच में बंधे होते हैं तो उसकी आपकी जो होती है ऐसे बंचेज, अब आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक जो आपके पोल्स होते हैं उसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड होती है जो आपके वायर्स होते हैं, वैसे ही हमारे मोटे मोटे टेंडन्स हम यूज करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट में स्ट्रेस को डेवलप करने के लिए। नाउ कंक्रीट, कंक्रीट का क्या फंक्शन है? टू बियर हाई बियरिंग स्ट्रेसेस डेवलप एट एंड्स। In case of pre-tensioned member to bear high bond strength develop between steel and concrete। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्री टेंशन, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक तो आपकी होती है प्री टेंशन कंक्रीट और दूसरी हमारी होती है पोस्ट टेंशन। प्री टेंशन में जो होती है हम टेंशन जो है पहले डेवलप कर देते हैं उसके बाद से हम कंक्रीट को कास्ट करते हैं। पोस्ट टेंशन में हमारी क्या होती है, पहले हम कंक्रीट की ब्लॉक्स को डिजायर शेप और साइज में कास्ट कर देते हैं उसके बाद से हम उसमें स्ट्रेसेस डेवलप करते हैं ड्यू टू दी
डक्ट लेफ्ट इन बिटवीन द कंक्रीट। कंक्रीट जो है का यूज करते हैं टू रिड्यूस क्रीप एंड श्रिंकेज लॉसेज। क्रीप और श्रिंकेज लॉसेज को हमारी जो है कंक्रीट वो रिड्यूस करती है। यहाँ आपका कह रहा है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेसिंग M30 फॉर पोस्ट टेंशनिंग और M40 फॉर प्री टेंशनिंग। अगर हमारे प्री टेंशन कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उसमें आपकी मिनिमम ग्रेड आपकी M40 होनी चाहिए। अगर हम पोस्ट टेंशन यूज कर रहे हैं तो मिनिमम ग्रेड आपकी M30 होनी चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेस। आपकी प्री स्ट्रेस कंक्रीट ये कोई है वो आपकी टू टाइप्स की होती है। एक हमारी होती है प्री टेंशन, दूसरी आपकी होती है पोस्ट टेंशन। प्री टेंशन जो होती है लॉन्ग लाइन मेथड्स यूज करके हम इसको फॉलो करते हैं। अब प्री टेंशन में आपकी क्या होती है, आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं ये हमारी कंक्रीट की ब्लॉक्स हैं 1 2 3, ये हमारी 3 कंक्रीट की ब्लॉक्स हैं। तो इसमें आपके यहाँ किनारे क्या करेंगे, अभी हमें कास्ट करना है ब्लॉक्स, तो हमने क्या किया दो आपकी अबैटमेंट्स हैं दोनों किनारे पे और इसमें आपने क्या किया वायर्स पहले डाल दी। टेंशन हमने इसमें स्ट्रेच करके आप देख रहे हैं एक्सटर्नल लोड्स हम अबैटमेंट्स पे दोनों एंड्स पे लगा रहे हैं और ये जो भी हमने इसमें वायर्स इंसर्ट किया है इस वायर्स को हम स्ट्रेच करके जिस स्ट्रेस की आपको रिक्वायरमेंट होती है वो स्ट्रेस हम पहले डेवलप कर देते हैं। उसके बाद से हम ये जो ब्लॉक्स हैं उसमें हम कंक्रीट को फिल करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टील इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ कंक्रीट। तो इसमें आपकी जो स्टील होगी तो हमने पहले स्टील को इंसर्ट कर दिया फिर हमने कास्ट किया कंक्रीट को, तो स्टील और कंक्रीट जो होंगे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे एक दूसरे से। स्टील इज टेंशन बिफोर कास्टिंग ऑफ कंक्रीट। यहाँ भी मैंने आपको बताया तो इसमें यहाँ कह भी रहा है स्टील में हमने पहले टेंशन डेवलप कर दिया कंक्रीट की कास्टिंग से पहले। आफ्टर सेटिंग ऑफ कंक्रीट स्टील रेनफोर्समेंट आर कट। तो ये जो वायर्स हैं ये वायर्स आपके अबैटमेंट्स के थ्रू टाई होते हैं और हमने जितना ये स्ट्रेच हो सकता है उतना स्ट्रेच करके हमने इसमें स्ट्रेस को डेवलप कर दिया फिर कंक्रीट को कास्ट कर दिया। अब ये जब आपके ये ब्लॉक सेट हो जाएंगे तो सेट होने के बाद से हम क्या करेंगे जब वायर्स हमने डाले हैं उस वायर्स को हम काट देते हैं, कट कर देते हैं। तो ये आपकी सेपरेट सेपरेट ब्लॉक्स हमारी हमें कंक्रीट की मिल जाती है डिजायर शेप की। आफ्टर सेटिंग ऑफ कंक्रीट स्टील रेनफोर्समेंट आर कट। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज अप्लाइड ड्यू टू बॉन्ड एक्शन बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। नाउ एक अब आपकी सेकेंड जो होती है पोस्ट टेंशन। पोस्ट टेंशन में हमारी क्या होती है, सपोज करिए हमारी कोई कंक्रीट की ब्लॉक्स है, कंक्रीट की ये ब्लॉक्स है, इसमें हम क्या करते हैं ये बीच में डक्ट छोड़ देते हैं। स्पेसिंग ये बीच में एक रेक्टेंगुलर पोर्शन का हमने एक डक्ट छोड़ दिया और क्या कर दिया उसके बाद से हमने इस डक्ट को छोड़ दिया और इसमें हमने अबैटमेंट से यहाँ पे एक टेंडन डाल के अबैटमेंट से हमने इसको यहाँ फिक्स कर दिया और फिर उसको जो भी हमने वो उसमें टेंडन या रेनफोर्समेंट डाला उसको हमने एक्सटर्नली पुल करके उसमें स्ट्रेस डेवलप किया। तो अब आप देख रहे हैं कंक्रीट को हमने कास्ट करते समय डक्ट छोड़ दिया था। अब जो ये जो डक्ट है इस डक्ट में हमें स्ट्रेस डेवलप करना है, इसमें हमें रेनफोर्समेंट इंसर्ट करना है। तो जो बीच में हमारी ये स्पेस होती है इस स्पेस में हमें रेनफोर्समेंट को इंसर्ट करके दोनों एंड से उसको हम यहाँ कॉर्नर से टाई कर देते हैं और उसके बाद से उसको हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उसको टेंशन देते हैं। तो हमारी जो होती है उसमें जितनी डिजायर हमें स्ट्रेंथ चाहिए फिर उसको हम बाद में स्ट्रेच करते हैं। यहाँ लिख रहा है प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, कंक्रीट इज कास्टेड बिफोर प्री स्ट्रेसिंग ऑफ स्टील। स्टील को स्ट्रेस देने से पहले हमने कंक्रीट को कास्ट कर लिया। ए डक्ट इज लेफ्ट इन कंक्रीट ड्यूरिंग कास्टिंग। एक हमारी जो बीच में जो है जहाँ हमें स्ट्रेस देना है वहाँ एक स्पेस हमने थ्रू आउट दी कंक्रीट मेंबर्स हमने छोड़ दिया, उसी को हम बोलते हैं जो आपकी डक्ट। तो डक्ट इज लेफ्ट इन कंक्रीट ड्यूरिंग कास्टिंग, हमने डक्ट छोड़ दिया। नेक्स्ट आपकी क्या होती है, आफ्टर सेटिंग ऑफ कंक्रीट
स्टील रेनफोर्समेंट, या तो हम स्टील रेनफोर्समेंट यूज करते हैं या हम टेंडन्स यूज करते हैं। टेंडन्स जो होती है हाई स्ट्रेंथ उसकी होती है, उसमें आपकी बंचेज ऑफ रेनफोर्समेंट होती है, आर इंसर्टेड इन डक्ट एंड टेंशनड आइदर फ्रॉम वन एंड या बोथ एंड एंड एंकरेज। उसके बाद से हमने इसमें टेंडन्स को इंसर्ट कर दिया, या तो हम एक एंड से उसको फोर्स अप्लाई करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, या दोनों एंड से हम उसमें स्ट्रेच करते हैं। स्टील एंड कंक्रीट आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो इसमें आप देखेंगे कंक्रीट हमने पहले कास्ट कर दी, स्टील को हमने बाद में इंसर्ट किया, तो स्टील और कॉन्टैक्ट कंक्रीट के बीच में हमारी जो बॉन्ड होती है वो एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते। नाउ व्हाट आर दी एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट यूज करने के आपके क्या एडवांटेज हैं? लॉन्गर स्पैन लेंथ इंक्रीजेज अनट्रबल्ड फ्लोर स्पेस, पार्किंग एरिया एटसेट्रा। कई बार आपकी क्या होती है, आरसीसी में आपकी एक लिमिट होती है कि हम लार्जर ओपनिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लार्जर ओपनिंग के लिए आपको इंटरमीडिएट कॉलम्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिससे कि हमारी जो अपीयरेंस होती है वो आपकी अच्छी नहीं आती। तो उस केस में हमारी क्या होती है, जब हमें लॉन्गर स्पैन लेंथ चाहिए तो हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उसकी जो स्ट्रेसेज होती हैं दैट इज योर यू कैन से 2.5 to 5 टाइम्स ग्रेटर देन दी नॉर्मल रेनफोर्स कंक्रीट जो होती है उसकी हमारी होती है। तो उस केस में आपकी प्री स्ट्रेस कंक्रीट्स को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है क्रॉस सेक्शन ऑफ कंक्रीट इज यूटिलाइज मोर इफेक्टिवली एंड इंटायर क्रॉस सेक्शन इज इन कंप्रेशन। आपकी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंक्रीट जो होती है, जो हमारी आरसीसी में होती है, वो हम पूरा कंक्रीट आपका लोड लेने के लिए तैयार नहीं होता। कोई भी हम मेंबर्स बनाते हैं, तो जैसे कि आपका कोई बीम ही है, तो बीम में हम कहते हैं कि लोड ही टेकन बाय द रेनफोर्समेंट। तो जो टेंसाइल न्यूट्रल एक्सिस के बिलो जो आपका जो होता है टेंसाइल जोन होता है, वो उसमें आपकी रेनफोर्समेंट ही लोड लेती है, बाकी पूरा क्रॉस सेक्शन आपका लोड नहीं लेता है। बल्कि जबकि जब हम प्री स्ट्रेस की बात करते हैं, तो प्री स्ट्रेस के केस में हमारी चूंकि उसमें हमने स्ट्रेस जो है उसकी पहले स्ट्रेंथ हमने डेवलप कर दी है, तो पूरा जो हमारा जो वो कंक्रीट का जो क्रॉस सेक्शन है, तो वो आपकी पूरी कंक्रीट जो हमारी है वो लोड लेने के लिए रेडी रहेगी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट लाइटर क्रॉस सेक्शन आर रिक्वायर्ड, सेविंग में बी इन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन ड्यू टू लाइटर वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। जब प्री स्ट्रेस कंक्रीट में आपकी मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ही हमारी जो होती है 30 से स्टार्ट होती है, तो आपकी जब कंक्रीट्स की स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी प्री स्ट्रेस में हमारी क्या होती है, तो स्ट्रक्चर जो होते हैं मेंबर्स जो होते हैं वो लाइटर हो जाते हैं। जब स्ट्रेंथ हम ज़्यादा चाहते हैं, तो उस केस में स्ट्रेंथ ज़्यादा अचीव करने के लिए हम कंक्रीट में डिफरेंट टाइप्स के एडमिक्सचर्स यूज करते हैं। जब डिफरेंट टाइप्स के एडमिक्सचर्स यूज करेंगे, तो उसकी वजह से हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन को आपकी रिड्यूस हो जाती है। आपकी सेम आरसीसी का कोई स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन का मेंबर है और प्री स्ट्रेस का है, तो आप देखेंगे कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट्स की जो मेंबर्स होगी उसकी आपकी जो वेट होगा वो आपकी लाइटर होगी एज कंपेयर टू आरसीसी स्ट्रक्चर। क्योंकि आरसीसी में हमारी क्या होती है, जब स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा चाहिए तो उस केस में हमें क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर को इंक्रीज करना पड़ता है। जब हमारी एक आपकी होती है सब स्ट्रक्चर, दूसरा आपका होता है सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर जो होती है बिलो दी आपका प्लिंथ लेवल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, और एबव दी प्लिंथ लेवल जो होता है वो आपकी होती है सुपर स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आपका प्लिंथ लेवल से ऊपर जो भी हमारी बिल्डिंग्स बनती है वो सब सुपर स्ट्रक्चर। तो जब हमारे सुपर स्ट्रक्चर का वेट हमारा जब रिड्यूस होगा, तो उसकी वजह से हमारा जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फाउंडेशन वगैरह है, उसका वेट भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी। प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो होती है लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल होता है ड्यू टू दी हाई स्ट्रेंथ, हमारी उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू आरसी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इम्प्रूव शियरिंग रेजिस्टेंस। शियरिंग रेजिस्टेंस जो होती है इसमें आपकी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट लो होता है। नाउ व्हाट आर दी डिसएडवांटेज कम्स, लेट्स शो मी
show you the disadvantages of pre-stress. हाँ, नाउ आपने तो एडवांटेजेस पढ़ लिए, नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। नाउ उसके कोई भी चीज़ है तो कुछ अगर उसके एडवांटेज है तो कुछ हमारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर्स हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील वायर्स। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा चाहिए होती है, और जब कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको जो स्टील यूज करेंगे, रेनफोर्समेंट यूज करेंगे, वो भी हमारी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की होनी चाहिए। तो ये उसकी डिसएडवांटेज है। मे बी हर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसको, क्योंकि जब आपकी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आप बनाएंगे तो मटेरियल जो होगी उसमें आपकी मटेरियल की क्वालिटी आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, जिससे कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर होता है वो आपकी हायर हो जाती है। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड वर्कर्स अंडर स्किल्ड सुपरविजन। प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो होती है एक आपकी प्रॉपर डिजायर शेप और साइज में आपकी मार्केट्स में अवेलेबल होती है। इसकी कास्टिंग जो होती है वो आपकी इंडस्ट्री में होती है, और डायरेक्ट वो इंडस्ट्री में कास्ट करके क्योर करके उसको हम आप सप्लाई करते हैं जहाँ भी आपको ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा मेट्रो वगैरह का जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें आपकी प्री स्ट्रेस कंक्रीट्स बहुत ही यूज हो रही है। जो भी उसके डक्ट होते हैं, आपने देखा होगा पियर्स वगैरह और कॉलम्स तो आपकी ऑन साइड बनती है, बट उसके ऊपर जो हम डक्ट प्रोवाइड करते हैं, डक्ट जिसपे कि आपकी रेलवे की पटरियां बिछती हैं, वो आपकी पहले से बन के कहीं से आती हैं। तो वो सारे हमारे जो हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट्स वहाँ पे यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी मेट्रो में आपकी चूंकि कंक्रीट की जो ग्रेड यूज होती है वो M100 अराउंड यूज होती है। तो M100 के लिए आपकी ऑन साइट उसको कॉस्ट करना बहुत ही आपकी डिफ़िकल्ट हो जाए। उसके लिए आपकी स्किल्ड लेबर चाहिए, और जो कि आपकी पॉसिबल नहीं है, और क्वालिटी कंट्रोल इतना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि उसको इंडस्ट्री में ही कास्ट करके हम साइट पे डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए। कोई भी ऐसा बंदा नहीं, कोई भी ऐसा बंदा जैसे कि कोई भी आपका मैसन कवर करने वाला प्री स्ट्रेस कंक्रीट्स को नहीं बना सकते। उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमें क्या कितनी क्वांटिटी में कोई कंक्रीट की जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं कितनी क्वालिटी में डालना है, कितना एडमिक्सचर डालेंगे, और आपकी क्या क्या हमें उसमें ऐड करना है। और आपको उसको जब कास्ट करते हैं तो स्किल्ड सुपरविजन का भी वहाँ पे होती है कि हमारी स्ट्रेस जो डेवलप हुई वो डेवलप हुई कि नहीं हुई। तो आपकी ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे एक स्किल्ड सुपरवाइजर होता है जो देखता रहता है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज लिटिल हायर देन RCC स्ट्रक्चर। तो आपकी जब इसमें स्किल्ड वर्कर चाहिए, स्किल्ड सुपरविजन चाहिए, आपकी जो कंक्रीट्स की जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो गुड क्वालिटी के यूज करते हैं, तो उससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो होगी, कंस्ट्रक्शन जो होगी वो आपकी हायर हो जाती है एज कंपेयर टू RCC स्ट्रक्चर। Now, the main disadvantage is construction requires additional special equipments like jacks, anchorage, etc. तो इस जो मेन डिसएडवांटेज होता है, तो आपकी इसमें क्या करते हैं, देखा होगा कि आपने जैक के थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें जो भी टेंडल्स या रेनफोर्समेंट डालते हैं उसको हम पुल करते हैं, जिससे कि हम उसको स्ट्रेच करके उसकी स्ट्रेस को हम डेवलप करते हैं। उसमें इंटरनल स्ट्रेस हम जितना रिक्वायर्ड है वो डेवलप करते हैं। तो उसके लिए हाई क्वालिटी के आपको स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए होता है। एंकरेज यूज होता है, उसको जो भी हमारा एंड्स होते हैं कंक्रीट्स के, तो वहाँ जो रेनफोर्समेंट को हमें बांधने के लिए हम एंकरेज यूज करते हैं। तो मेन इसका डिसएडवांटेज यही है। RCC में आपकी ऐसी कोई चीज़ हमें यूज नहीं करनी होती है। सिंपल हम क्या करते हैं, आपकी कंक्रीट को साइड पे कहीं पे भी हम कास्ट कर देते हैं। नाउ व्हाट आर दी एजम्पशंस। अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट की आपकी एजम्पशन क्या है? प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ये तो आपका यूनिवर्सल एजम्पशन है। हम इसको मान के चलते हैं कि प्लेन सेक्शन आपकी बिफोर बेंडिंग जो है वो भी जैसी थी, आफ्टर लोड लगने के बाद से, बेंड होने के बाद से भी वो उसी शेप और साइज में रहेगी। स्ट्रेन डायग्राम इज यूनिफॉर्म। जो आपके लिमिट स्टेट में आपने पढ़ा था कि स्ट्रेन डायग्राम जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, जबकि स्ट्रेस डायग्राम जो होती है वो आपकी पैराबोलिक होती है। तो ये हमारी जो स्ट्रेन डायग्राम है ये आपकी जो है स्ट्रेस डायग्राम है।
नेक्स्ट, विद इन द लिमिट ऑफ डिफॉर्मेशन हुक्स लॉ इज वैलिड अप्लीकेबल टू कंक्रीट एंड स्टील। तो आपकी हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन within the elastic limit. Stress is directly proportional to strain. तो आपकी यहाँ ये आपकी जो है हुक्स लॉ वैलिड होती है फॉर कंक्रीट और स्टील के लिए। नेक्स्ट, द स्ट्रेसेज इन रेनफोर्समेंट डज नॉट चेंजेज अलोंग द लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट। इसमें आपकी रेनफोर्समेंट में जो स्ट्रेसेज होती है वो आपकी रेनफोर्समेंट के लेंथ के अलोंग चेंज नहीं होती। जो स्ट्रेसेज चेंज होती है वो केवल हमारी कंक्रीट्स के लिए होती है, ना कि आपके रेनफोर्समेंट्स के लिए होती है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, रेनफोर्समेंट में आपके कुछ ना कुछ तो आपकी डिफॉर्मेशन होती है। जब हम उसमें एक्सटर्नल लोड्स लगाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेज इन प्री स्ट्रेसेज। तो प्री स्ट्रेसेज कंक्रीट जो होती है उसमें आपके कुछ हमारे लॉसेज भी होते हैं। एक तो आपकी जो लॉस होती है वो आपकी इमीडिएट लॉस होती है, एक आपकी लॉस जो होती है वो आपकी टाइम डिपेंडेंट होती है। तो जो इमीडिएट लॉस होती है वो आपकी इलास्टिक शॉर्टनिंग होती है, और टाइम डिपेंडेंट में आपकी आती है क्रीप ड्यू टू क्रीप, लॉसेज ड्यू टू श्रिंकेज, लॉसेज ड्यू टू रिलैक्सेशन। तो आपकी जो इमीडिएट एक तो इसी को प्री स्ट्रेस लॉसेज को सम बुक्स में आपको लिखा होगा शॉर्ट टर्म लॉसेज, और एक आपकी लिखी होगी लॉन्ग टर्म लॉसेज। तो शॉर्ट टर्म लॉसेज जो होती है इलास्टिक शॉर्टनिंग, इसी को हम इमीडिएट लॉस कहते हैं, फ्रिक्शनल लॉस, एंकरेज स्लिप। और लॉन्ग टर्म लॉसेज जो होती है वो आपकी ड्यू टू क्रीप, ड्यू टू श्रिंकेज और ड्यू टू रिलैक्सेशन। लॉन्ग टर्म मतलब ये टाइम के साथ साथ ही आपकी मेंबर्स में आती है। तो सबसे पहला आपका लॉस जो है लॉसेज ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। नाउ अब आपकी ये क्या होती है, when the pre-stress is transmitted to the concrete member there is contraction due to pre-stress. The contraction causes a loss of stretch in the wire. When some of the stretch is lost, pre-stress get reduced. जब भी हम कंक्रीट्स के मेंबर में प्री स्ट्रेस को ट्रांसफर करते हैं तो आपकी कुछ कॉन्ट्रैक्शन होती है प्री स्ट्रेस में। तो जब आपकी प्री स्ट्रेस में आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसकी वजह से हमारी जो वायर जो होती है, वायर को जब स्ट्रेच करते हैं तो उसकी स्ट्रेच में भी आपकी कॉन्ट्रैक्शन आती है। तो जब उसकी वायर को जब स्ट्रेच करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने पूरा वायर को स्ट्रेच कर दिया, बट ड्यू टू दी लॉस वो वायर सम प्लेसेस पे हमारी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारी जो होती है प्री स्ट्रेस जो होती है, जो वैल्यू उसकी आनी चाहिए वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो अब आपकी इसको हम निकालते कैसे हैं, लॉसेज ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग जो होती है वो एम इंटू एफ सी। एम जो होता है कोई कोफिशिएंट तथा मॉडुलर रेशियो होता है, इसकी वैल्यू आपकी होती है ई एस अपॉन ई सी। ई एस जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, जिसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। और इसी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, जिसकी वैल्यू आपकी होती है फॉर IS 456/2000 के लिए 5000 √/FC के। FC के जो है आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, और आपकी यहाँ FC क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ स्टील। नेक्स्ट आपका होता है लॉसेज, लॉसेज ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। अब आपकी श्रिंक देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू ड्राइंग ऑफ कंक्रीट एंड श्रिंकेज स्ट्रेन ऑकर इन कंक्रीट। कोई भी आप जब कंक्रीट को कॉस्ट करते हैं तो जब कंक्रीट आपकी जो वेट जब कास्टिंग पोजीशन में होती है तो उसकी ड्राई पोजीशन में जब आता है तो आपकी वो कुछ श्रिंक कर जाता है, उसकी जो वॉल्यूम होती है वो आपकी कुछ श्रिंक कर जाती है, वॉइड्स वगैरह होते हैं। तो जब वॉइड्स जो होंगे वो रिमूव होंगे तो हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। तो इसकी वजह से हमारी जो होती है लॉस होती है
श्रिंकेज स्ट्रेंथ कॉजेज इन द स्टील टू लॉस इस स्ट्रेच। जब हमारी कंक्रीट में श्रिंक होगा तो उसकी वजह से हमारी स्टील की स्ट्रेचिंग जो होगी उसमें भी आपकी लॉस होगा, जिससे कि रिजल्टिंग हमारा क्या होगा, प्री स्ट्रेच जो होगी उसकी लॉस होगी। तो लॉसेज ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एफ एस से। तो ये जो होती है ई एस इंटू स्मॉल ई एस एच, जहाँ आपकी स्मॉल ई एस एच जो होती है ये आपका एक कोफिशिएंट होता है जिसकी वैल्यू 0.003 फॉर प्री टेंशन एलिमेंट्स के लिए होता है, और आपकी फॉर पोस्ट टेंशन के लिए होता है 0.002 डिवाइडेड बाई log 10 ब्रैकेट में T+2 फॉर पोस्ट टेंशन भी, जिसमें हम टेंशन जो है बाद में डेवलप करते हैं। टी जो होती है एज ऑफ कंक्रीट है कि आपकी कंक्रीट कब कास्ट की गई थी, कितने दिन पहले कास्ट की गई थी उसकी एज है। सपोज करिए कंक्रीट हमारी 1 ईयर्स पहले कास्ट की गई थी, तो यहाँ टी की वैल्यू 365 पुट करेंगे। और ई एस हमारी अगेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है, जो कि हमारी चेंज नहीं होगी, वो तो उतनी ही रहेगी 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम। नेक्स्ट आपकी लॉसेज होती है लॉसेज ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। क्रीप क्या होती है, क्रीप इज द टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू परमानेंट फोर्स अप्लाइड ऑन ए मेंबर। ये हमारी होती है जब किसी भी मेंबर पे परमानेंटली लोड लगता है, तो उस परमानेंट लोड की वजह से एट ए सर्टेन टाइम, कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद हमारी क्या होती है, उस मेंबर में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। वो डिफॉर्मेशन फिर आपकी जो होती है वो फिर ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है, उसी पोजीशन में रह जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्रीप। In pre-stress concrete, pre-stress in the permanent force in the member causing compressive stress at the level of steel, hence there is creep strain in the member। तो अब आपकी losses due to creep of concrete को हम कैसे निकालते हैं, creep strain into ES। तो creep strain जो होती है उसकी वैल्यू आपकी दी रहेगी, तो ये आपका हो जाएगा CC इंटू एम इंटू एफ सी। तो यहाँ पे सीसी जो है ये आपकी है क्रीप स्ट्रेन, और एम जो होती है ES अपॉन EC होती है। फोर्थ आपकी लॉसेज होती है लॉसेज ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। अब रिलैक्सेशन ऑफ स्टील क्या होता है, व्हेन द स्ट्रेसेज इन स्टील इज मोर देन हाफ ऑफ इट्स यील्ड स्ट्रेस देयर इज क्रीप इन स्टील ऑल्सो। जब आपकी स्टील की स्ट्रेस जो होती है उसके यील्ड स्ट्रेस से आपकी आधे से ज़्यादा होती है, तो उस केस में हमारी स्टील में भी आपकी क्रीप डेवलप हो जाती है। तो फोर्स ऑफ प्री स्ट्रेस फॉल एज ए रिजल्टेंट ऑफ क्रीप इन स्टील। तो प्री स्ट्रेस फोर्स की वजह से हमारी क्या होती है, स्टील में क्रीप डेवलप हो गई, तो ये भी हमारी क्या होती है, इसकी वजह से हमारी प्री स्ट्रेस जो होती है जो डेवलप करते हैं उसका लॉस हो जाता है। तो परसेंटेज क्रीप वेरी फ्रॉम 1 to 5% ऑफ द इनिशियल स्ट्रेस ऑफ द प्री स्ट्रेस मेंबर। तो क्रीप इन स्टील इज ऑल्सो टर्म एज रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। जो आपकी स्टील में क्रीप होती है उसी को हम रिलैक्सेशन ऑफ स्टील बोलते हैं। ये आपकी रिलैक्सेशन लॉस कितनी होती है, 1 to 5% ऑफ PA, और पी नॉट क्या है, प्री स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट लॉसेज क्या होती है, लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल लॉस ऑकर्स ओनली इन पोस्ट टेंशन बीम। जो भी हमारी पोस्ट टेंशन बीम होती है उसी में केवल फ्रिक्शनल लॉस होता है। व्हेन द केबल इज स्ट्रेस फ्रिक्शन बिटवीन द साइड ऑफ द डक्ट एंड द केबल डज नॉट परमिट फुल टेंशन टू बी ट्रांसमिटेड। तो ये आपकी जब भी हम डक्ट में रेनफोर्समेंट्स को या टेंडन्स को इंसर्ट करते हैं तो आपकी उसकी वजह से आपकी जो होती है उसमें हमारी फ्रिक्शन डेवलप होती है, तो जो हमें फुल स्ट्रेंथ जो होती है उसकी वो डेवलप नहीं होती है। तो फ्रिक्शनल लॉस जो होती है वो 2 कारणों से होती है, एक आपकी लेंथ इफेक्ट होती है, एक कर्वेचर इफेक्ट होती है। तो नाउ लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन जो होती है वो कितनी होती है, P नॉट ब्रैकेट में K इंटू एक्स प्लस म्यू इंटू अल्फा। म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो आपकी जो भी हम मटेरियल्स यूज कर रहे हैं
तो कंक्रीट है तो कंक्रीट के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, कंक्रीट और स्टील है तो वो आपकी कोफिशिएंट जो होती है वो होती है। और के भी कोई आपकी कोफिशिएंट होती है जिसकी वैल्यू जो होती है 15 इंटू 10⁻⁴ टू 50 इंटू 10⁴ लेते हैं। अल्फा जो होती है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द लेंथ। तो ये आपकी कोई भी आपकी जो ये लेंथ है जो, तो इसमें आपकी जो होती है जो आपका कर्वेचर हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल होती है इसी को हम अल्फा बोलते हैं। ये आपका कोई प्री स्ट्रेस मेंबर है, ये हमने इसमें बाद में डक्ट के थ्रू टेंडन्स को, ये आपकी जो है डक्ट है, हमने जो स्पेस छोड़ा उस स्पेस में हमने क्या किया, यहाँ एंकरेज करके टेंडन्स को हम उसमें स्ट्रेस को डेवलप कर रहे हैं। दोनों एंड से हम क्या करेंगे, उसको एंकर के थ्रू फिक्स कर देंगे, फिर स्ट्रेस हम डेवलप करते हैं। तो आपकी एंड से हम जो कर्वेचर ड्रा करते हैं तो जो वो जहाँ पे आपके मिलती है तो वही हमारी होती है अल्फा। नेक्स्ट आपकी लॉसेज ड्यू टू एंकरेज स्लिप। इन मोस्ट ये भी लॉस जो होती है लॉसेज ड्यू टू एंकरेज स्लिप इज ओनली ऑकर्स इन दी पोस्ट टेंशन मेंबर। तो इन मोस्ट पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम व्हेन द टेंडन फोर्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द जैक टू द एंकरिंग एंड्स द फ्रिक्शन वेजेस स्लिप ओवर ए स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ डायग्राम में हमने यहाँ एंकर के थ्रू उसको फिक्स किया और यहाँ फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो किसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, जैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम जैक के थ्रू फोर्स अप्लाई करते हैं तो इंड्स पे जो एंकर से हमने उसको टाई किया है तो वो आपकी कुछ स्लिप हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी जो लॉसेज होती है, जो स्ट्रेस होती है वो लॉस होती है, उसी को हम बोलते हैं एंकरेज स्लिप लॉस। तो लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप जो होती है ये आपकी होती है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ई एस। एल क्या है, स्मॉल एल लेंथ ऑफ द केबल आपकी जो इसमें इंसर्ट किया है वो कितनी है, और डेल्टा एल स्लिप ऑफ एंकरेज कितना आपका एंकरेज स्लिप डिस्टेंस आपकी स्लिप हुई, और यस अगेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टेज। तो ये हमारे 6 लॉसेज जो होते हैं वो प्री स्ट्रेस कंक्रीट्स में आपके ऑकर होते हैं, जिसमें से अब आपको हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से लॉसेज आपके प्री टेंशन मेंबर्स में होते हैं और कौन कौन से लॉसेज आपके पोस्ट टेंशनिंग में होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे लॉसेज इन वेरियस प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम। तो टाइप ऑफ लॉसेज, फिर प्री स्ट्रेसिंग, और फिर प्री टेंशनिंग, और फिर पोस्ट टेंशनिंग। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट जो होती है प्री टेंशन में होती है, पोस्ट टेंशन में हमारी ये नहीं होती है। फ्रिक्शनल लॉस जो होती है ये आपकी प्री टेंशन में नहीं होती है, ये पोस्ट टेंशन में होती है, क्योंकि आपकी डक्ट के में जब हम टेंडन्स को इंसर्ट करते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्लिप करता है। एंकरेज स्लिप अगेन आपकी प्री टेंशन में नहीं होती है, क्योंकि उसमें हम पहले स्ट्रेस डेवलप करते हैं उसके बाद कंक्रीट कास्ट करते हैं, जबकि पोस्ट टेंशन में हम कंक्रीट कास्ट करते हैं उसके बाद स्ट्रेस डेवलप करते हैं। तो एंकरेज को स्लिप होने की वजह से आपकी जो लॉस होती है वो पोस्ट टेंशनिंग होती है। अब कंक्रीट श्रिंकेज ये आपकी दोनों में होती है, क्योंकि दोनों में जब कंक्रीट कास्ट करेंगे तो आपकी ड्राई होने के बाद उसकी वॉल्यूम में कुछ चेंजेज आएंगी, तो वो जो होती है वो आपकी दोनों मेंबर्स में होती है, प्री टेंशन कंक्रीट्स में भी पोस्ट टेंशन में। कंक्रीट क्रीप ये दोनों में होती है, क्योंकि ये आपकी जो है टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है। जब आपकी परमानेंट लोड हम किसी भी स्ट्रक्चर्स पे लगाते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम्स आपकी जो है वो मेंबर जो है कुछ डिफॉर्म हो जाती है, तो दोनों में होगी। रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस इन स्टील ये भी आपकी दोनों में होती है। तो नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग द लेक्चर्स। अब आपका ये जो है प्री स्ट्रेस कंक्रीट्स हमारी फिनिश हो गई, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दी प्री स्ट्रेस हमारी कंक्रीट्स क्या होती है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसको हम कहाँ यूज करते हैं। प्री स्ट्रेस कंक्रीट्स का यूज जो आपने देखा होगा, जो भी सीवर्स
जो लाइन होती है, सीवर्स के जो पाइप्स होते हैं, वो आपके ने देखा होगा कि वो पहले से कास्ट होके आते हैं, तो वो सारे हमारे प्री स्ट्रेस मेंबर्स होते हैं। अब आजकल जो है जब हमें फास्ट कंस्ट्रक्शन करना होता है तो उस केस में भी हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट्स का यूज करते हैं। आप जो भी आपके ब्रिजेज वगैरह बनते हैं वहाँ पे भी हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट्स का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि, क्योंकि जब आरसीसी कंक्रीट्स का यूज करते हैं तो कंक्रीट को कास्ट करने के बाद से आपको वो 28 दिन बाद ही लोड लेने के लिए रेडी होता है, जबकि प्री स्ट्रेस मेंबर्स में आपकी स्ट्रेंथ पहले से डेवलप कर दी रहती है, तो बस आपको लाके उसको फिक्स कर देना था। तो इससे हमारा कंस्ट्रक्शन का टाइम जो है वो आपकी बच जाती है, और आपके स्ट्रक्चर का वेट आपकी लाइट हो जाती है। फिनिशिंग आपकी अच्छी आती है, जिस शेप और साइज में आपको चाहिए उस शेप और साइज में आपके डिफरेंट शेप और साइज में आपकी इंडस्ट्री प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाती है। आपके जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स आपने देखे होंगे, वो भी हमारी कंक्रीट की जो होती है उसमें आप देखेंगे कभी तो उसमें टेंडन्स वगैरह पहले से डाले रहते हैं, वो भी हमारा साइड पे नहीं कास्ट करते हैं, वो भी हमारी प्री स्ट्रेस कंक्रीट ही होती है। ऐसे आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट्स का जो आजकल हम यूज कर रहे हैं।